नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात कोर्स का आज सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 का आज का मैं खुलासा अर्ज करना चाहता हूं। हम सबक नंबर 2 में सबसे पहले तो ये बयान करेंगे, जो हमने पीछे एक बात बयान की थी कि माल में चंद शराइत हैं। नंबर 2 शर्त थी माल निसाब के बकदर हो, यानी माल निसाब के बराबर हो। निसाब में कितना माल होना चाहिए? सोना है, चांदी है, नकदी है, माल तिजारत है, कितना हो? तो हम आज बताएंगे कि कितना माल हो तो उस बंदे को हम कह देंगे ये साहिब निसाब है। एक तो हम ये पेश करेंगे। ज़कात का हिसाब कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे कि आपने 2 चीजें बस बुनियादी जहन में रखनी है, आप ज़कात का हिसाब कर लेंगे। तीसरी बात हम ये बयान करेंगे एक गलत फहमी का इजाला। बाज लोग सिर्फ एक महीने को ही ज़कात का महीना समझते हैं, तो उनकी गलत फहमी को दूर करेंगे। और चौथी बात कि जेवरात औरत ने पहने हों या घर में रखे हों, इन दोनों किस्म के जेवरात पर ज़कात होगी। तो ये 4 बुनियादी बातें हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज हम आज के इस सबक में बयान करेंगे। सबसे पहली बात जो हम बयान करने जा रहे हैं वो है कि साहिब निसाब कौन है। यानी हमने कहा था ना, आदमी साहिब निसाब यानी एक आदमी के मिल्कियत में निसाब के बराबर माल हो। निसाब कितना है? निसाब के लिए बुनियादी तौर पर हमने 4 बातें देखनी है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, नंबर 4 माल तिजारत। सोने में हमने जो देखना है वो ये कि अगर एक बंदे के पास सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी भी नहीं, उसके पास नकदी 1 रुपया भी नहीं, और उसके पास माले तिजारत कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना है, तो अगर एक बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ सोना हो तो हम देखेंगे अगर उसका सोना 7.5 तोला है, चाहे वो जिस शेप में भी हो, जेवर बना हुआ है, बिस्किट बना हुआ है, आराइशी सामान है कि सिक्का बना हुआ है, जिस शेप में भी हो, अगर उसके पास सोना 7.5 तोले या उससे ज्यादा है, और 7.5 तोले जो सोना है ये 87.48 ग्राम, आज के ग्राम के एतबार से, तोलों के एतबार से 7.5 तोला, तो हम कह देंगे कि ये शख्स साहिब निसाब है। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी शख्स के पास सोना बिल्कुल नहीं है, नकदी बिल्कुल नहीं है, तिजारत का माल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास चांदी मौजूद है, चांदी, सिल्वर, तो देखा जाएगा कि अगर उसकी चांदी 52.5 तोला यानी 52.5 तोला हो, या आज के ग्राम के एतबार से देख लें 612.36 ग्राम, अगर उसके पास इतनी चांदी मौजूद है तो ये जिस शेप में भी हो, जेवर है, बिस्किट है, आरaiशी सामान है, सिक्का है, जिस शेप में भी हो, तो इस शख्स को हम कह देंगे यह साहिब निसाब है। सिर्फ सोना 7.5 तोले यानी 87.48 ग्राम, सिर्फ चांदी, तो 612.36 ग्राम या तोला में 52.5 तोला। अच्छा, एक बंदे के पास इतना सोना नहीं, कम है, चांदी इतनी नहीं, कम है, तो अब हम इसके तमाम चीजों को देखेंगे, बाकी चीजों को, मसलन थोड़ी सी सोना है, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, नकदी रकम बरहल है, तिजारत का माल भी है, तो अब हम देखेंगे कि हम इन चारों मालों को जमा कर लेंगे। मसलन इसके जो 4 माल हैं उनमें पहली जो चीज है वो है सोना। उसके पास है सोना, उसके पास मसलन उसके पास है 2 ग्राम सोना है। ठीक है, आप उसकी जो कीमत बनती है वो लिख लें। नंबर 2 चांदी है, लेकिन चांदी उसके पास है मसलन 10 ग्राम, आप उसकी कीमत भी लिख लें। उसके पास नकदी है, 300 जो है ना वो $300 है।
$500 है, या 3,000 रियाल है, या 4.5 लाख है रुपए, जो भी उसके पास है। नकदी को भी आप प्लस कर लें। नंबर 4, अगर उसके पास माल तिजारत मौजूद है, यानी ऐसा माल जिसको उसने इस नियत से खरीदा था कि मैं इसको बेचूंगा, और वो नियत अभी उसकी बाकी हो, तो इन 4 चीजों की वैल्यूज ले ले, उनको जमा कर ले। जमा करेगा सोना की कीमत प्लस चांदी की कीमत प्लस नकदी रकम प्लस तिजारत का माल। अगर ये कुल हर चीज है तो फिर हर चीज की वैल्यू लिख दे। और अगर उसके पास सिर्फ सोना नहीं है, घर में चांदी कुछ पड़ी है, नकदी रकम है, तो सिर्फ इन दो को लिख ले। या तिजारत का माल भी नहीं, सोना चांदी भी घर में नहीं, लेकिन उसके पास कैश मौजूद है, करेंसी मौजूद है, नकदी मौजूद है, तो फिर नकदी को लिख ले। खुलासा यह है कि अब ये जो तीसरा पॉइंट है, अब इस शख्स को चाहिए कि वो अपनी मिल्कियत में जो उसके चीज पाई जाती है उसको यूं लिख ले। जब यूं लिख लेगा तो उनको जमा कर ले। अब जमा कर रहा है तो जमा करने पर अब देख ले कि जो वैल्यू और कीमत आई है, अगर वो इतनी कीमत है कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है। मसलन आप मार्केट गए, आपके पास मार्केट में आपने चांदी जो आपकी थी वो आपने वैल्यू मालूम की, मार्केट से बताया गया कि 52.5 तोला चांदी की कीमत आज के दौर में, वैसे मैं बता भी रहा हूं, पाकिस्तान में 1,34,000 रुपए है। इंडिया अपने तौर पर साथी देख लें, और इसी तरह अगर कोई सऊदी अरब में है वो अपने तौर पर देख लें। हमारे कुछ साथी जो है वो इमारात के बैठे हैं, वो अपने तौर पर देख लें कि उनके यहाँ मार्केट में 52.5 तोला 52.5 ग्राम चांदी की वैल्यू क्या है। जितनी वैल्यू है हमारे यहाँ है 1,34,000। तो आपने ये तीनों चीजें, चारों चीजें देख ली, सोना चांदी नकदी और माले तिजारत। आपने इन चारों चीजों की वैल्यू को देखा और आपने देखा कि वो बनी है 1,35,000 रुपए की। अब 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर गोया ये हो गई है, 1,000 मजीद बढ़ गया है। अब आप साहिब निसाब होंगे। तो सबसे पहली चीज हम ये तय करें कि बंदा साहिब निसाब बनता है या नहीं। इसके लिए आप वक्तन फवक्तन अपनी मिल्कियती चीजों को देखते रहें, मिल्कियती चीजों को आप देखते रहें। जब आपके पास ये जो चीजें 1,34,000 रुपए से जायद हो जाएं, तो इसका माना यह है कि आप साहिब निसाब हैं, आप साहिब निसाब हैं। अब आप उस डेट को लिख लें। मसलन आज है 17 शाबान पाकिस्तान में। 17 शाबान को आपने अपने माल का हिसाब किया तो आपका माल बना मसलन 2 लाख रुपए का। ये चीजें आप लिख लीजिए कि आज के दिन मैं साहिब निसाब बन चुका हूं। तो पहला काम हमने आज जो किया वो ये कि हम देखें कि साहिब निसाब कौन है, यानी जकात का निसाब किसके पास है। तो उसकी ये तफसील है, मैं अर्ज करना चाहूंगा। जकात बुनियादी तौर पर 4 किस्म की चीजों में वाजिब होती है: सोना चांदी नकदी और माल तिजारत। इनकी मिकदार की तफसील ये है। नंबर 1, अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोले सोना यानी 87.48 ग्राम मौजूद हो, खा जिस शेप में भी हो, जेवरात हैं, बिस्किट है, आरaiशी सामान है, सिक्के हैं, कुछ भी है, तो इस पर जकात वाजिब है, यानी ये बंदा साहिब निसाब है। नंबर 2, अगर किसी की मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी यानी 612.36 ग्राम मौजूद हो, खा जिस शक्ल में भी हो, मसलन जेवरात, डली, बिस्किट, आरaiशी सामान, सिक्का, जिस शेप में भी है, तो ये भी साहिब निसाब है। नंबर 3, अगर किसी की मिल्कियत में सोने की ये मिकदार नहीं है, चांदी की मिकदार नहीं है, कम है, अब देखा जाएगा कि उसकी मिल्कियत में ये जो 4 चीजें थी, सोना चांदी नकदी और माल तिजारत, अगर ये मौजूद है या उनमें से बाज मौजूद हैं और उनकी मजमूई कीमत, उनकी मजमूई मालियत आपने देखी, उनको सबको जमा किया, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे बढ़ जाए, तो उस पर जकात है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हमारे यहां मार्केट में 52.5 तोला चांदी
ये आ रही है 1,34,000 की। आपने इन चारों चीजों को या उनमें से बाज को जब उनकी वैल्यू देखी, मालियत देखी, आप इस नतीजा पर पहुंचे कि ये चीजें 1.5 लाख की हैं। लिहाजा आज का दिन आप साहिब निसाब बन चुके हैं। इस डेट को लिख लेना है। नंबर 1। यहां एक बात मैंने पीछे अर्ज की भी थी, वो ये कि माल तिजारत क्या है। गौर से सुन लीजिए। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और नीयत यह है कि मैं इसको बाद में बेच दूंगा, तो अब आप साहिब निसाब हैं। अब आप साहिब निसाब हैं। क्या माना कि अब सॉरी, मैं दोबारा अर्ज करना चाहूंगा। माल तिजारत, माल तिजारत से क्या मुराद है? आपने कोई चीज खरीदी और खरीदते वक्त नीयत ये थी कि मैं इसको बाद में बेच दूंगा, और वो नीयत आपकी बाकी भी हो, तो ये चीज माल तिजारत होगी। इसको भी आपने ऐड करना है। मसलन आप दुकानदार हैं, आपने रखे हुए हैं आइटम, मुख्तलिफ रखे हुए हैं। मसलन आपने घी रखा हुआ है, चावल रखे हैं, आपने जो है वो दालें रखी हुई हैं, आपने साबुन है, इकट्ठा आपने स्टॉक मंगा लिया। ये चीज आपने क्यों ले आए? ताकि इसको फरोख्त करें। तो जब आप जक़ात का हिसाब निकालेंगे ना, तो आप इन चीजों को भी, इनकी वैल्यू भी लेंगे, कीमत को भी आप उस में शामिल करेंगे। आपने जो आपने निसाब का एक पैटर्न बनाया हुआ है, वो आगे हम पेश करेंगे। जक़ात का जो आप हिसाब करेंगे, उसमें इन चीजों को आप लिखेंगे। आपने दुकान नहीं रखी, वैसे आपने मोटरसाइकिल का कारोबार करते, मोटरसाइकिल लिया और आगे बेच दिया, लिया उसको आगे बेच दिया। तो अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदा इस नियत से कि मैं इस मोटरसाइकिल को आगे बेच दूंगा, तो ये मोटरसाइकिल भी आपका माल तिजारत है। अच्छा, आपने चीज इस नियत से खरीदी थी कि मैं खुद इस्तेमाल करूंगा, आपकी फरोख्त करने की नियत नहीं है, तो ये चीज निसाब में शामिल नहीं करेंगे। आपने ट्रैक्टर खरीदा था, आपने बड़े अच्छी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा, आपने कहा जी 1.5 लाख का, 1.5 करोड़ का ट्रैक्टर है। आपने अच्छा सा एक मोटरसाइकिल लिया, आपने कहा जी 2 लाख का है। अब खरीदा था अपने कामकाज के लिए, तो इसको आप निसाब की जो चार चीजें हैं उनमें शामिल नहीं करेंगे। खुलासा ये निकला कि आप कोई चीज खरीदें और खरीदते वक्त आपकी नीयत फरोख्त करने की हो, और वो नीयत जब आप जक़ात का हिसाब कर रहे हो, वो नीयत पाई भी जाए। अगर आपने इस नियत से मोटरसाइकिल लिया था कि मैं बेच दूंगा, लेकिन बाद में मूड बना के बेचता नहीं हूं, बस घर में ठहरा लेते हैं, तो अब आपकी नीयत चेंज हो चुकी है, इसलिए ये माल माल तिजारत नहीं कहलाएगा। देखिए जरा, माल तिजारत से मुराद, अगर किसी चीज को खरीदते वक्त नीयत ये थी कि उसे बाद में फरोख्त कर देंगे, और ये नीयत ताहाल बाकी भी हो, तो ये चीज माल तिजारत में शुमार नहीं होगी, माल तिजारत में शुमार नहीं होगी। लेकिन अगर कोई शख्स चीज खरीदते वक्त उसे आगे फरोख्त करने की नीयत से, चीज खरीदते वक्त उसे आगे फरोख्त करने की नीयत ना हो, या उस वक्त तो फरोख्त करने की नीयत थी लेकिन बाद में नीयत बदल गई, तो अब ऐसी चीज माल तिजारत में शुमार नहीं होगी। हम अपने आज के सबक का दूसरा स्टेप ले रहे हैं। आप जक़ात का निसाब कैसे करेंगे? इसके लिए बस आपने 2 कॉलम बना लेने हैं। 2 कॉलम क्या माना? 2 बड़े बड़े खाने बना लें। पहले खाने को नाम दें ए का, ए बी सी वाला ए। दूसरे खाने को नाम दें, दूसरे कॉलम को नाम दें आप बी का, ए और बी। ए में आपने लिखना है कि आपके जो असासा जात हैं, आपके जो अमवाल हैं जिन पर ज़कात आपने अदा करनी है, आप पहले उनको लिख लें। सोना है जी मेरे पास, ये लिख लें। मेरे पास चांदी है, ये लिख लें। मैंने कमेटी डाली हुई थी तो मैं इतनी रकम जमा करा चुका हूं, वो लिख लें। अच्छा जी, मैंने भैंस बेची है और वो मुझे 3 लाख रुपए अगले महीने में देगा, वो लिख लें। अच्छा, आप की जो है बीसी निकली है, वो लिख लें। इस माह का किराया मेरे पास आया, अभी खर्च नहीं हुआ, वो लिख लें। आपने कॉलम नंबर ए में अपने अमवाल को और आपके जो असासा जात हैं उनको लिखना है। मसलन
आपने प्लाट 2 खरीदे हुए हैं ताकि आप आगे बेच देंगे। प्लाटों की वैल्यू लिख दें कि 60 लाख का एक है, 80 लाख का दूसरा है। तो कॉलम नंबर ए और कॉलम नंबर बी में आपने अपनी मालियाती जिम्मेदारियां लिखनी है। मालियाती जिम्मेदारियां से मुराद कि जो जो आप पर चीजें लागू है। मसलन आपने पिछले महीने फ्रिज खरीदी है, वो है 85,000 रुपए की, आप लिख लें कि मैंने उसको पैसे देने हैं, वो बी में लिख लें। आपने राशन खरीदा था और आपने पहली को उसकी अदायगी करनी है, कितना है जी? 25,000, आप वो लिख लें। आप कारोबार करते हैं, आपकी दुकान पर मुलाजिमीन है, मुलाजिमीन को तनख्वाह देनी है, आप उसको भी बी में लिख लें। आपने शादी की हुई थी और आपने अपनी बीवी का महर अभी तक नहीं दिया, आप महर की रकम भी उसको लिख लें। अच्छा, आपने बीसी खरीदी, बीसी और कमेटी डाली हुई थी, आपकी कमेटी निकल आई थी, लेकिन शुरू में निकल आई, आपने 11 माह की कमेटी अभी वापस करनी है, आप लिख लें जी 95,000 रुपए। खुलासा ये कि जिन जिन चीजों पर ज़कात होती है और जो असासा जात है वो कॉलम नंबर ए में लिख लें, और जो जो आप पर कर्जा है, किसी के देने हैं, किसी का वाजिबुल अदा है, इस महीने का गैस देना है, इस महीने का यूटिलिटी बिल, स्टोर का बिल देना है, आप क्या जो है वो बिजली का बिल देना है, वो लिख लें कॉलम नंबर बी में। ये बुनियादी तौर पर आपने समझना है, हम इसको अभी तफसील से अर्ज करते हैं, आप इसको देखते चले जाएं। ज़कात का हिसाब लगाने से पहले दो चीजों को नोट कर लें। नंबर एक, काबिल ज़कात अमवाल और असासा जात। नंबर दो, मालियाती जिम्मेदारियां। नंबर एक, काबिल ज़कात अमवाल और असासा जात। आपने इसमें क्या करना है? नंबर एक, सोना और चांदी। आपने यानी कॉलम नंबर ए में ये लिखना है, सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हूं और किसी भी मकसद के लिए आपने रखे हूं, उनका खोट और नगीने निकाल कर उनकी जो मालियत बने वो नोट कर लें। नगीने और खोट है 24,000 का, वो माइनस कर दें, बाकी है आपका 5.5 लाख का, तो आप लिख लें कि मेरे पास 5.5 लाख है, लिख लें। नंबर दो, घर में या जेब में मौजूद रकम। घर में करेंसी पड़ी है, जेब में आपके लाख रुपए है, वो लिख लें। नंबर तीन, बैंक अकाउंट या लॉकर में मौजूद रकम, आप वो लिख लें। नंबर चार, गैर मुल्की करेंसी की मौजूदा मालियत। आपके पास डॉलर पड़ा है, आप मार्केट से उसकी वैल्यू लगवा लें, मसलन वो डॉलर आपके बनता है जी 10 लाख का, आप वो लिख लें। प्राइस बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड खरीदना गुनाह है, लेकिन अगर किसने खरीद कर रखे हुए हैं तो चूंकि उनकी मालियत है, इसलिए उनकी असली मालियत वो भी आप कॉलम नंबर ए में लिख लें। नंबर 6, मुस्तकबिल के किसी मंसूबे की, मसलन हज है, बच्चों की शादी की रकम है, आपने रखी हुई है कि मैं बच्चों की शादी करूंगा, जमा रकम है, वो भी लिख लें। एक है कि हज के लिए आपने रकम जमा करा दी, वो नहीं, बल्कि जो आपके पास अभी मौजूद है। आपने कहा अगले महीने बच्चों की शादी है, आपने जमा किए हुए 5 लाख रुपया, 5 लाख भी आप लिखें, इसकी भी आपकी जिम्मा ज़कात है। नंबर 7, तकाफुल या इंश्योरेंस पॉलिसी में जमा शुदा रकम। एक बात याद रखें, इंश्योरेंस हराम है, अगर किसी ने करवाई है तो खत्म कर दे, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने जो रकम दी हुई है ना, तो वो रकम आपकी अपनी मिल्कियत है, आपने उसको लिखना है। नंबर 8, वो कर्ज जो आपने दूसरों से लेना है और आपको पता है कि वो वापस करेगा, अभी तक वापस अगरचे किया नहीं है, लेकिन आपने उसको लिखना है। यहां आपके दोस्त ने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे, अभी तक दिए नहीं, वो कह रहे कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन तवक्को है कि देगा, आप लिख लें कि वो मेरी मिल्कियत है, 1 लाख रुपए लिख लें। नंबर 9, कमेटी, जिसको बीसी भी कहते हैं, कि जो रकम आप जमा करवा चुके हैं और कमेटी अभी तक निकली नहीं है, आप वो रकम भी लिख लें, वो भी आपकी मिल्कियत है। नंबर 10, सरमायाकारी आपने की है, इन्वेस्टमेंट की है अपने किसी शोबा में, वो रकम लिख लें। मुजारबत और शिराकत में आपने कुछ रकम दी है, वो भी लिख लें। मुजारबत कहते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए कि मेरे पैसे ले लो और कोई कारोबार करो, जो नफा आएगा वो हमारे दरमियान इस रेशो के एतबार से तकसीम होगा, तो जो रकम आपने दी हुई है मुजारबत के लिए, आप वो रकम भी लिख लें।
अच्छा, इसी तरह शिराकत है। शिराकत का माना आपने भी रकम दी है और आपके दोस्त ने भी, दोनों ने मिलकर कारोबार किया, तो जो रकम आपकी लगी हुई है वो भी आप कॉलम नंबर ए में लिखें। नंबर 11, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं कि जो जिनके पुष्ट पर पैसा होता है, आप वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो वो भी मालियत है, उसको भी आपने लिखना है। शेयर्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, एनआईटी यूनिट्स हैं, एनडीएफ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोविडेंट फंड की वसूल शुदा रकम है, यानी जीपी फंड किसी को मिला और अभी घर में रखा है वो भी लिख लें, या किसी और इदारे में मालिक के इख्तियार से मुंतकिल शुदा रकम, आपने अपने इख्तियार से किसी इदारे में कोई रकम जमा करा दी है तो वो भी आपने ए में लिखनी है। नंबर 12, माले तिजारत यानी दुकान, गोदाम या फैक्ट्री में जो स्टॉक काबिल फरोख्त है उसकी मौजूदा कीमत आप वो लिख लें। आपने कोई मसलन चीनी बनाई हुई है, जो स्टॉक पड़ा है उसकी कीमत लिख लें। आपने साबुन तैयार किए हुए हैं, घी बनाया हुआ है कि आपने उसको फरोख्त करना है, तो उस तिजारत का चूंकि ये माल है और काबिल फरोख्त माल है, उसको आपने लिखना है। इससे एक बात वाजे हो गई है कि अगर आपने घर में घी बनाया है, घर में घी बनाया कि मैं उसको फरोख्त करूंगा, तो उस घी पर नहीं, क्योंकि माले तिजारत होता ही वो है कि आप जो खाम माल खरीदते हैं इस नियत से कि इसको प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। जो घर में आपका दूध है, दूध से जो आप घी बना रहे हैं, ये इसमें दाखिल नहीं है। नंबर 13, खाम माल जो फैक्ट्री, दुकान या गोदाम में मौजूद है उसकी मौजूदा कीमत। नंबर 14, फरोख्त शुदा माल के बदले में हासिल शुदा अशिया की मालियत और फरोख्त शुदा माल की काबिल वसूल रकम। आपने कोई प्रोडक्ट दी है किसी को और दूसरी कंपनी ने उस प्रोडक्ट के बदले में आपको कुछ प्रोडक्ट दी हैं, तो इनकी मालियत भी आप लिख लें। और अगर आपने किसी को अपना माल फरोख्त किया, अभी उसने आपको रकम नहीं दी, अभी उसने देनी है, वो रकम भी आप लिख लें। आगे, आपने एक प्लॉट खरीदा था इस नियत से कि फरोख्त करूंगा और अभी तक नियत बाकी है, घर लिया, फ्लैट ली, दुकान लिया, जमीन लिया, कोई चीज ली है, तो उनकी जो मौजूदा कीमत है वो आपने लिखनी है। अगर आपने लिया था 1 लाख रुपए मरला, अब वो बिक रहा है 1,50,000 रुपए मरला, तो आपने जो उसकी वैल्यू कॉलम नंबर ए में लिखनी है वो 1,50,000 यानी करंट वैल्यू आपने लिखनी है। ये तमाम की तमाम चीजें आपने इनको नाम देना है ए का। ए का नाम दे, अलिफ का नाम दे, सबको आपने टोटल करना है। आपने टोटल करके मालूम कर लिया कि मेरे पास वो चीज जिसकी जकात बनती है वो इतने की है। मसलन मसलन हम अर्ज करना चाहेंगे कि आपने इनको जो नाम दिया है तो वो 20 लाख रुपए आपका बना, तो 20 लाख रुपए लिख दें कि ये काबिल जकात मेरे पास रकम है। काला नंबर बी पर आ जाए, यानी आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके ऊपर क्या चीज है जो आपने अदा करनी है। तो उसमें नंबर 1, कर्ज जो अदा करना है, यानी उधार ली हुई रकम, आपने अपने भाई से लाख रुपए लिया था, लिख दें कॉलम नंबर बी में 1 लाख। नंबर 2, उधार खरीदी हुई चीजों की जो रकम आपने अदा करनी है, पिछले महीने आपने फ्रिज लिया था 85,000 का, आप लिख दें क्योंकि आपने अदा करनी है। बीवी का हक महर जो अभी अदा करना है, नियत है कि मैंने अदा करनी है, तो उसको भी आप माइनस कर देंगे, उस पर जकात नहीं है। मसलन 10 लाख महर है, बड़ी खाते पीते फैमिली से ताल्लुक है, तो आप 10 लाख माइनस में लिखेंगे। नंबर 4, पहले से निकली हुई कमेटी यानी बीसी की जो बकिया किस्तें अदा करनी है। कमेटी डाली थी आपने 10 महीने की, 5 महीने बाद कमेटी निकल आई, तो अभी 5 महीने की किस्तें तो आपने देनी है, तो वो यहां लिख दें कि मैंने इतनी रकम, मसलन 10,000 रुपया पर मंथ है, तो आप लिख दें कि मैं 50,000 देना है। नंबर 5, आपके मुलाजिमीन हैं, उनकी तनख्वाहें आपने देनी है और उनका हिसाब करें कि जक़ात आने तक, यानी जक़ात जिस डेट को मैंने देनी है उस डेट आने तक हमारे मुलाजिमीन की
इतनी तनख्वाह है जो मैंने अदा करनी है, वो भी यहां लिख दें। आपने टैक्स लिखने हैं, दुकान है, मकान है, इसका किराया लिखना है, आपके बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, गटर लाइन का बिल है, वगैरह वगैरह। तो जो इस तारीख तक वाजिबुल अदा हैं आपने वो भी लिख डालने हैं। और नंबर 6, गुज़िश्ता बरसों की ज़कात जो अभी तक अदा नहीं की गई। गुज़िश्ता बरसों की 2 साल हो गए ज़कात नहीं दी, पहले साल की बनती थी 40,000, दूसरे की बनती थी 60,000, तो वो भी आप यहां लिख दें। वो 40,000 और 60,000 वो आपने वैसे अदा करना है। ये नहीं कि लिख दें और छोड़ दें, नहीं, लिखें यहां ताकि माइनस कर लें, लेकिन आपने वो अदा करना है। खुलासा ये है कि आपने कॉलम नंबर बी में जो चीजें हैं आपने उनको भी टोटल कर लिया और उसे आपने नाम दिया है बी का। अब आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, नंबर 1 ए, नंबर 2 बी। अब आपने करना क्या है, जक़ात को आपने मालूम करना है कि मुझ पर कितनी जक़ात होगी। आपने ए में से बी को माइनस करना है। जो आपका जवाब आता है आपने उसका जो है वो 2.5% ले लेना है। उसकी आसान सूरत यही है कि 2.5% से उसको जरब दे दें या इस कुल रकम को 40 पर तकसीम कर दें। आपके पास जो जवाब आएगा ये जवाब आपकी वो रकम है जो आपने ज़कात के तौर पर अदा करनी है। मैंने आपको शुरू में जो मिसाल पेश की थी, अब हम आपको वाज़ेह तौर पर वो बता दें। आपने ए को देखा तो एक आपका बना है 20 लाख रुपए। आपने बी देखा जो आपने चीजें देनी है तो वो बना 2 लाख रुपए। अब आपने ए में से बी को माइनस किया, यानी 20 लाख में से आपने 2 लाख को माइनस किया, इक्वल टू 18 लाख। 18 लाख आया। आपने इस 18 लाख को फिर तकसीम किया है 40 पर। जब आप 40 पर तकसीम करें तो फिर जवाब आपके पास आया 45,000। तो आप ये कह देंगे कि मेरे माल पर 45,000 रुपए जक़ात है। अब आपके जिम्मा है कि आप ये जक़ात अदा करें। आप इकट्ठी किसी को दे दें तब भी जायज है, और अगर आप इकट्ठी नहीं दे सकते थोड़ी थोड़ी करके दे दें। किसी को आपने 1,000 रुपए दे दिया, किसी को 10 दे दिया, किसी को 20, किसी को 15, कुछ आज दे दिए, कुछ 10 दिन बाद दे दिए। हिसाब अपना क्लियर कर लें और उस हिसाब के एतबार से आपने जक़ात अदा करनी है। ये टोटल हमने आपके सामने जक़ात की अदायगी का तरीकाकार पेश कर दिया, उसके हिसाब का तरीकाकार पेश कर दिया। 3 बुनियादी चीजें हैं जिन पर इंतहाई तवज्जो रखें। नंबर 1, आपके घर में जो इस्तेमाल की चीजें हैं ना, गाड़ियां हैं, आपके घर हैं जिनको आपने किराए पर दिया हुआ है, या घर का सामान है, देगें पड़ी हैं, रेफ्रिजरेटर पड़े हैं, ओवन पड़े हैं, कूलर पंखा है, एसी है, वगैरह वगैरह, चारपाइयां हैं, पहनने के कपड़े हैं, घर की इन चीजों पर जक़ात नहीं है। कोई भी आपसे पूछ ले कि कितनी चीजों पर जक़ात है तो आपने झट से बोलना है 4 पर। सोना, चांदी, नकदी रकम और माल तिजारत। ये जो तमाम चीजें हमने कॉलम नंबर ए में गिनवाई है वो यही चीजें थी। नंबर 2, दूसरी बात ये समझें तवज्जो के साथ कि मुनाफे कमाने के लिए खरीदे गए प्लाट पर जक़ात है, जो मैं हमने अर्ज किया। घर बनाने के लिए खरीदे गए प्लाट पर जक़ात नहीं है, चाहे वो साल हर साल आपके पास पड़ा रहा हो, उस पर जक़ात नहीं है। एक गलतफहमी का इजाला। देखिए, बाज लोग समझते हैं कि रमजान में जक़ात है, बाज समझते हैं कि नहीं शाबान में है, बाज कहते हैं रजब में जक़ात है। यह बात दुरुस्त नहीं है। जिस तारीख को आप हिसाब करते रहे अपने माल का, जिस तारीख को, इस्लामी तारीख को, चांद की तारीख को आपके पास निसाब के बराबर माल आ गया, बस उस तारीख को आपने नोट कर लेना है। उस तारीख को आपने नोट करना है। जब अगले साल वही तारीख आएगी तो आपने फिर एक मर्तबा अपने तमाम मालों का यूं हिसाब करना है। आप अपने माल का हिसाब करेंगे तो आप अगर उस वक्त भी निसाब के बराबर माल है या बढ़ चुका है, अब आप उस दिन
ज़कात निकालेंगे। उसके लिए रमजान का इंतजार करना नहीं है। हाँ, आप ये कर लें, मसलन शाबान की 15 तारीख को आप साहिब निसाब हुए, अगले साल आपने उस निसाब के पैसों का हिसाब किया तो 15 शाबान को आप साहिब निसाब फिर भी निकले, आप पर ज़कात है 20,000 रुपए। अब आप चाहें तो रमजान में दे दें, लेकिन हिसाब एग्जैक्ट उसी तारीख को करें जिस तारीख को आप साहिब निसाब बने हैं। यहां एक बात समझ लीजिए, एक बंदा है, उसको पहले इस बात का शऊर नहीं था कि मैंने ज़कात देनी है, वो बंदा गफलत में रहा, अल्लाह माफ फरमाए, इतने बड़े फरीजा से गाफिल रहा। लेकिन उसको जब तौबा की तौफीक हुई तो अब वो चाहता है कि मैं ज़कात अदा करूं। अब वो क्या करेगा? अब वो एग्जैक्टली तौर पर यह देखे कि मेरे पास किस तारीख को माल जमा हुआ था। अगर उसके पास निसाब के बराबर जिस तारीख को माल जमा हुआ था उसको मालूम नहीं है, तो फिर ये कोई भी तारीख अपनी सहूलत के लिए मुतय्यन कर सकता है। मुतय्यन पहले से है तो उसको चेंज ना करे, अगर मुतय्यन नहीं है तो अपनी सहूलत से बंदा किसी भी तारीख को वो मुकर्रर कर सकता है। आज के सबक का चौथा और आखिरी पॉइंट, जेवरात पर ज़कात। देखिए, बाज औरतें ये समझती हैं कि अगर जेवर पड़ा हुआ हो तो ज़कात है, अगर हमने पहन लिया तो ज़कात नहीं है। इसलिए साल में वो 2-4 मरतबा अपना जेवर पहन लेती हैं और समझती हैं कि बस ज़कात खत्म हो गई। ये बात वाज़ेह रहे कि ऐसा मसला नहीं है। आप जेवर इस्तेमाल करती हैं या जेवर इस्तेमाल नहीं करती, आपके जेवर पर ज़कात है। घर में पड़ा हुआ है, आपने पहना हुआ है, जिस सूरत में भी है उस पर ज़कात है। तो कुरान करीम, अहादीस मुबारका और हमारे आज तक के उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही बात नकल करते आए हैं कि सोने चांदी के जेवरात पर, चाहे वो इस्तेमाल करते रहें या आपके पड़े रहें, उन पर ज़कात है। इस पर 3 दलीलें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दलील नंबर 1, सूरत तौबा आयत नंबर 34। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात अदा नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने यह बयान फरमाया कि जो सोना चांदी को जमा करते रहते हैं, इस जमा करने में घर में रखा हुआ भी जमा कहलाता है और पहना हुआ भी जमा ही कहलाता है। वो आप खर्च नहीं कर रहे, यानी ज़कात अदा नहीं कर रहे। तो इस आयत मुबारका का उमूम और आम हुक्म ये बताता है कि घर में पड़ा हुआ वो भी कंज है, और आपकी जेब में या आपके हाथ पर हो, गले में हो, कानों में हो, वो भी कंज है, इसलिए ज़कात अदा की जाए। आगे दलील नंबर 2 में एक हदीस है जो मुस्नद अहमद में मौजूद है। हजरत अस्मा बिनत यजीद रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि मैं और मेरी खाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। हमने सोने के कंगन पहन रखे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? हमने कहा नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम डरती नहीं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी वजह से आग के कंगन तुम्हें पहनाए, लिहाजा इनकी ज़कात अदा करो। यहां देखिए, कंगन पहने हुए हैं, फिर भी हुजूर फरमाते ज़कात अदा करो, मालूम हुआ ज़कात अदा करनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा की बीवी हैं जिनका नाम है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा। उनसे एक हदीस सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 635 में है। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि ए औरतों की जमात, तुम ज़कात अदा किया करो, अगरचे वो माल जेवर ही क्यों ना हो। तो देखिए, यहां नबी अलैहिस्सलाम ने महज जेवर होने पर फरमा दिया कि उसकी ज़कात देनी है। तो पड़ा हुआ हो तब भी जेवर है, पहना हुआ हो तब भी जेवर है। इसलिए इस हदीस से साबित हुआ कि जेवरात की ज़कात है, इसमें कोताही ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि फ़इन्न कुन्ना अक्सर अहले जहन्नम यौमल क़ियामा, इसलिए कि ज़कात की अदायगी में कोताही की बिना पर क़यामत के दिन तुम में से अक्सर औरतें जहन्नम में होंगी। इन दलाइल से साबित हुआ कि ख़वातीन के इस्तेमाली ज़ेवरात पर भी ज़कात वाजिब हुआ करती है। तो आज के हमारे इस दर्स में बिहम्दिल्लाह ताला हमने चार बातें पेश की हैं, जिनमें साहिब निसाब कौन है, नंबर 2 ज़कात का हिसाब कैसे करें, नंबर 3 एक गलत फहमी का इजाला, नंबर 4 के इस्तेमाली हो या गैर इस्तेमाली हो हर किस्म के जेवरात पर ज़कात होती है। इन चार बातों के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मसाइल ज़कात को सही समझने की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।